नमस्कार दोस्तों, आज पुनः मैं आपके सामने एक नई कहानी श्री विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित पंचतंत्र से लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आप लोगों को पसंद आएगी। अब तक की कहानी में हम तृतीय तंत्र पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर मित्रता के बारे में वर्णन किया गया है। हमने देखा कि कैसे उल्लू और कौवे के बीच में एक स्वजातीय बैर था। उस बैर का कारण यह था कि उल्लू ने कौवे का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। अब उल्लू उनसे सदैव प्रतिशोध लेने के लिए उन पर आक्रमण करते रहते थे, जिससे बचने के लिए कौवे के सरदार मेघराज ने वहां से जाने का निर्णय किया और उसने अपने एक स्वजीव को गुप्तचर के रूप में उल्लुओं के बीच में छोड़ दिया। अब सजीव वहां पर रहकर अच्छे से खा पी कर हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गया था, जिससे वहां पर रहने वाले एक मंत्री ने उसके ऊपर देखते हुए एक तंज कसा और कहा कि यहाँ सभी मूर्ख हैं। जिस तरह सोने की बीट देने वाले पक्षी ने कहा था कि सब मूर्ख हैं, उसी तरह मैं कहता हूँ कि यहाँ सभी मूर्ख मंडल हैं। तब बाकी मंत्रियों ने उससे पूछा कि किस प्रकार के पक्षी की बात कर रहे हो। तब रक्ताक्ष ने स्वर्ण पक्षी की कथा सुनाई। आइए हम उस कथा का प्रारंभ करते हैं, जिसकी कहानी का शीर्षक है मूर्ख मंडली। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर एक सिंधु नामक का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा में स्वर्ण कण होते थे। एक दिन एक व्याध उधर से गुजर रहा था। व्याध को उसकी विष्ठा के स्वर्णमय होने का ज्ञान नहीं था। इससे संभव था कि व्याध उसकी उपेक्षा करके निकल जाता, किंतु मूर्ख सिंधु पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से व्याध के सामने ही स्वर्ण कण की विष्ठा कर दी। उसे देखकर व्याध ने वृक्ष पर जाल फैला दिया और स्वर्ण के लोभ में उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर अपने घर ले आया, वहां उसे पिंजरे में रख दिया। किंतु दूसरे ही दिन उसे यह डर सताने लगा कि कोई आदमी पक्षी की विष्ठा के स्वर्णमयी होने की बात राजा को बता देगा तो उसे राजा के सम्मुख दरबार में पेश होना पड़ेगा। संभव है कि राजा उसे दंड भी दे। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पक्षी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी की पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा निकाली, किंतु राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी कि व्याध मूर्खतापूर्व बात पर विश्वास करके उपहास का पात्र न बने। कभी किसी पक्षी को स्वर्णमयी विष्ठा देने के लिए सुना है आपने? उसे छोड़ दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर स्वर्णमयी विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याध के सामने विष्ठा कर दी। फिर व्याध ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्खों के सरताज निकले। इस राज्य में सब मूर्ख मंडल ही एकत्र हुए हैं। छात्र द्वारा कहानी सुनने के बाद सब मंत्रियों ने अपनी मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह वे स्थिर जीवी के अन्न मांस खिला पिलाकर मोटा कर रहे थे। रक्ताक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि अब यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए। हम किसी दूसरे पर्वत की कंदरा में अपना दुर्ग बना लेते हैं। उस बुद्धिमान गीदड़ की तरह आने वाले संकट को देख लेना चाहिए और देखकर अपनी गुफा छोड़ देनी चाहिए। जिसने शेर के डर से अपना घर छोड़ दिया था, उसके साथियों ने पूछा किस तरह का गीदड़। तब रक्षात ने शेर और गीदड़ की कहानी सुनाई, जिसमें गुफा बोली थी। एक जंगल में खनखर नाम का एक शेर रहता था। एक बार इधर उधर बहुत दौड़ धूप करने के बाद उसके हाथ कोई शिकार नहीं आया। भूख प्यास से उसका गला सूख रहा था। शाम होने के बाद वह एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा के अंदर घुस गया और सोचने लगा, रात के समय रहने के लिए इस गुफा में कोई जानवर अवश्य आएगा, उसे मारकर भूख मिटाऊंगा। तब तक इस गुफा में ही छिपकर बैठता हूँ। इसी बीच उस गुफा का अधिवासी दची पुच्छ नाम का एक गीदड़ वहीं आ गया। उसने देखा गुफा के बाहर शेर के पदचिन्हों की पंक्ति है। पदचिन्ह गुफा के अंदर गए थे लेकिन बाहर नहीं आए थे। गीदड़ ने सोचा, मेरी गुफा में कोई शेर अवश्य गया है लेकिन वह बाहर नहीं आया, इसका पता कैसे लगाया जाए। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। गुफा के द्वार पर बैठकर ही संबोधन करते हुए कहने लगा, मित्र मैं आ गया हूँ। तूने मुझे वचन दिया था कि मैं आऊंगा तो तू मुझसे बात करेगा, अब चुप क्यों है? गीदड़ की पुकार सुनकर शेर ने सोचा, शायद वह गुफा गीदड़ के आने के बाद खुद बोलती है और गीदड़ से बात करती है, जो आज मेरे डर से चुप है। इस चुप्पी से गीदड़ को मेरे यहाँ होने का संदेह हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं बोलकर गीदड़ को जवाब देता हूँ। यही सोचकर वह स्वयं गरज उठा। शेर की गर्जना सुनकर गुफा भयंकर आवाज से गूंज उठी। गुफा से दूर जाकर जानवर भी इधर उधर भागने लगे। गीदड़ भी गुफा के अंदर से आती शेर की आवाज सुनकर वहां से भाग गया। अपनी मूर्खता से शेर ने स्वयं ही उस गीदड़ को भगा दिया जिसके पास लाकर खाना चाहता था। उसने यह न सोचा कि गुफा कभी नहीं बोल सकती और गुफा की बोल सुनकर गीदड़ का संदेह पक्का हो जाएगा। रक्ताक्ष ने उक्त कहानी कहने के बाद अपने सभी साथियों से कहा कि ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उस दिन परिवार समेत रक्षाक वहां से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रक्ताक्ष के विदा होने पर स्थिर जीव बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह तो अच्छा ही हुआ कि रक्ताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर दूरदर्शी था। रक्ताक्ष के जाने के बाद स्थिर जीव ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लकड़ियां एकत्रित हो गई, वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम सभी अपनी चोंच में एक जलती लकड़ी लेकर उलूक राज के दुर्ग के चारों तरफ फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा, शत्रु दल अपने घर में ही जलकर नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्त्रीजीव से कहा, महाराज कुशल क्षेम से तो हैं, बहुत दिनों तक आपके दर्शन
नहीं हुए थे। स्थिरजीव ने कहा, वत्स, यह समय बातें करने का नहीं। यदि किसी शत्रु ने वहां जाकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाए। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने के योग्य हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रुकुल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। मेघवर्ण ने यह बात मान ली। सभी कौवे अपनी चोंच में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रुदुर्ग के चारों ओर चल पड़े और जहां जाकर लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उल्लुओं के द्वारा जलकर राख होने के बाद सारे उल्लू अंदर ही तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंशनाश हो गया और मेघवर्ण वायसराय फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष में आ गया। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई। स्थिरजीव को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघवर्ण ने उससे पूछा, महाराज, आप इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच रहना संकट संपन्न था। हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्थिरजीव ने उत्तर दिया, आपकी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तपश्चर्या के अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि आपके प्रतिपक्षी उलूक राज के मंत्री महामूर्ख हैं। एक रक्ताक्ष ही बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़कर चला गया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ती है। वह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता त्याग कर वह अपने स्वार्थ साधन के लिए चिंतनशील रहता है। अवसर देखकर उसे अपने शत्रु को भी पीठ पर उठाकर चलना पड़ता है। काले नाग ने मेढकों को पीठ पर उठाया और उनकी सैर कराई। मेघवर्ण ने पूछा, वह कैसे? तब स्थिरजीव ने सांप और मेढकों की कथा सुनाई। अरुण पर्वत के पास एक जंगल में मंदविष नाम का बूढ़ा सांप रहता था। उसे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। बहुत भागदौड़ किए बिना खाने का उसने यह उपाय किया कि वह एक तालाब के पास चला गया। उसमें सैकड़ों मेढक रहते थे। तालाब के किनारे जाकर वह बहुत उदास और विरक्त सा मुख बनाकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक मेंढक ने तालाब से निकलकर पूछा, मामा, क्या बात है? आज तुम खाते पीते नहीं हो, इतना उदास से क्यों हो? सांप ने उत्तर दिया, मित्र, मेरा उदास होने का विशेष कारण यह है कि मेरे यहाँ आने का कारण भी वही है। मेंढक ने जब कारण पूछा तो उसने झूठ मूठ की कहानी बना ली और बोला, बात यह है कि आज सुबह मैं एक मेंढक को मारने के लिए जब आगे बढ़ा तो मेंढक वहां से उछलकर कुछ ब्राह्मणों के बीच चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे वहां गया। वहां जाकर ब्राह्मण पुत्र का पैर मेरे शरीर पर पड़ गया। तब मैंने उसे डस लिया। वह ब्राह्मण पुत्र वहीं मर गया। उसके पिता ब्राह्मण ने मुझे क्रोध से जलते हुए यह शाप दिया कि तुम मेढकों का वाहन बनकर उनकी सैर करानी होगी। तेरी सेवा से प्रसन्न होकर जो कुछ तुझे वे देंगे वही तेरा आहार होगा। स्वतंत्र रूप से तू कुछ भी नहीं खा सकेगा। यहाँ पर मैं तुम्हारा वाहन बनकर ही आया हूँ। उस मेंढक ने यह बात अपने सभी साथी मेढकों से कह दी। सब मेढक बड़े खुश हुए। उन्होंने उसका वृत्तांत अपने राजा जलपाद को भी सुनाया। जलपाद ने अपने मंत्रियों से सलाह करके यह निश्चय किया कि सांप का वाहन बनकर उसकी सेवा का लाभ उठाया जाए। जलपाद के सभी साथी मेंढक सांप की पीठ पर सवार हो गए। जिनको उसकी पीठ पर स्थान नहीं मिला वह सांप के पीछे गाड़ी लगाकर उसकी सवारी की। सांप पहले तो बड़ी तेजी से दौड़ा, बाद में उसकी चाल धीमी पड़ गई। जलपाद के पूछने पर उसने इसका कारण बतलाया, आज भोजन न मिलने से मेरी शक्ति क्षीण हो गई, कदम नहीं उठते। यह सुनकर जलपाद ने उसके छोटे छोटे मेंढकों को खाने की आज्ञा दे दी। सांप ने कहा, मेंढक राज, आपकी सेवा से आए पुरस्कार को भोग कर मेरी तृप्ति होगी। यही ब्राह्मण का अभिशाप है, इसलिए आपकी आज्ञा से मैं बहुत उपकृत हुआ हूँ। जलपाद सांप की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद एक और काला सांप उधर से गुजरा। उसने मेंढकों को सांप की सवारी करते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। आश्चर्यान्वित होकर उसने मंदविष से बोला, भाई, जो हमारा भोजन है तुम उसे ही पेट की सवारी करा रहे हो। यह तो स्वभाव के विरुद्ध बात है। मंदविष ने उत्तर दिया, मित्र, यह बात मैं भी जानता हूँ, किंतु समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मंदविष ने अनुकूल अवसर पाकर धीरे धीरे सब मेंढकों को खा लिया। मेंढकों का वंशनाश ही हो गया। वायसराय मेघवर्ण ने स्थिरजीव को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आप बड़े पुरुषार्थी और दूरदर्शी हैं। एक कार्य को आरंभ करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं। नीचतम प्रवृत्ति के वे हैं जो विघ्न भय से किसी कार्य को आरंभ नहीं करते। मध्यम वे हैं जो विघ्न भय के कार्य हर काम को बीच में छोड़ देते हैं। किंतु उत्कृष्ट वही है जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आरंभ किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ता। आपने मेरे शत्रु का समूल नाश करके उत्तम कार्य किया है। स्थिरजीव ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना धर्म का पालन किया। दैव ने आपका साथ दिया। पुरुषार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु दैव अनुकूल न हो तो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता। आपको अपना राज्य मिल गया, किंतु स्मरण रखिएगा, राज्य क्षणस्थायी होते हैं। बड़े बड़े विशाल राज्य क्षणों में बनते और मिटते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी आभा भी क्षणजीवी होती है। इसलिए राज्य के मध्य में आकर अन्याय नहीं करना और न्याय से प्रजा का पालन करना। राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। इसके बाद स्थिरजीव की सहायता से मेघवर्ण ने बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा। तो मित्रों, यहाँ पर हमारी ये कहानी और श्री विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र का तृतीय तंत्र समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी और आप अपना प्यार और स्नेह मुझ पर ऐसे ही बनाए रखेंगे। धन्यवाद।